सूरज हुआ तुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से। आने वाले हैं, बस 17 तारीख आ गई है, नज़दीक है। तो चलिए, आप ही की जर्नी को सक्षम बनाने में, आपकी जर्नी को हेल्पफुल बनाने में, कंप्लीट करने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। और आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन। तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। बातें नहीं करेंगे क्लास में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। चलिए, आज जो क्लास है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। आप 9वीं कक्षा में ये चीज़ें पढ़ के आए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं भी पढ़ के आए तो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैं इस क्लास में ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास है, तो मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बताते चलूँगा। बस आपको वो सब चीज़ ऐसे ही कवर करते चलना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दो या तीन तरह के। लाइक वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का। तो सबको सबसे पहले वन वेरिएबल के लिए सूत्र, वन वेरिएबल के लिए फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्टिंग में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, 10 से 15 मिनट लगेगी हमें, सारे फॉर्मूलाज कवर कर लेंगे हम। ठीक, तो वन वेरिएबल के लिए क्या है? वन वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? जब टू वेरिएबल्स हो तब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तब होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, ये वन वेरिएबल के लिए है, ये टू वेरिएबल के लिए। अब हिंदी वाले ये बोलेंगे कि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, ये क्या है? तो इसको है ना, वेरिएबल को बोलते हैं एक चर। ये होता है एक चर, ठीक है। ये एक चर का मानक रूप है। और ये जो दूसरा होता है ये स्टैंडर्ड या टू वेरिएबल बोलते हैं वैसे तो इसे, बस पर ये है, इसे इसे टू वेरिएबल मत लिखो आप, इसको मानक रूप लिखो। क्योंकि मेन मेन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है। तो इसे लिख लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे जाके यही कैसा हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हो जाता है बाद में, ठीक है। इसके बाद इसी में और क्या चीज़ें हैं? अब जैसे इसके लिए, जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, जो वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल को जब सोल्व करते हैं तो हम इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रखते हैं, ठीक है। ये भी आप पढ़ के आए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। फिर भी मैं आपको जब सवाल हल करेंगे तब आपको चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब ये जो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके लिए ऐसा हम नहीं रखते। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके लिए हम ऐसा नहीं रखते। और ये भी क्यों है? देखो ये क्यों है, ये क्यों है, ये देखो। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू, जब ये बी दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ए जब दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, किसी को ये नहीं पता है कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा है ए इंटू बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, और यहाँ पर है हमारे पास ए माइनस बी। इस तरह से टू ए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, टू ए नहीं लिखते, कुछ और रख लेते हैं। मान लो हमारे पास है यहाँ पर बी इंटू सी। तो ये बी इस बी को काट सकता है, काटेगा कैसे? जैसे ये ए है यहाँ पर, तो ये जो मल्टीप्लाई में है, तो हमेशा मल्टीप्लाई वाला बराबर के दूसरी तरफ, ये बराबर जो लगा हुआ है ना, इज इक्वल टू का साइन है, इसको ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज है एक तरह का। इस ब्रिज के दूसरी तरफ जाने पर जो एक्स है ये भाग हो जाएगा। एक्स ये क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, गुना है, ये दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड। ऐसे ही अगर हमारे पास प्लस हो और ब्रिज के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये याद रखना है, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे ब्रिज के दूसरी तरफ जाके, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए मैं बस जस्ट बता रहा हूँ, ठीक। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ये पता चल गया हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का। दूसरा इसमें इसमें होता है पॉइंट स्लोप, इसको बोलते हैं बिंदु ढलान, पॉइंट स्लोप, या इसे बोलते हैं हम हिंदी में बिंदु ढलान। जिसको स्लो लग रहा हो वो क्लास तेज कर लेना, 2x पे चला लेना, ठीक है। बिंदु ढलान, इसके लिए जो सूत्र है बिंदु ढलान के लिए वो है y माइनस, सॉरी नॉट y माइनस, y माइनस y1 इज इक्वल टू
एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। दूसरा एक स्लोप का अलग से एक स्लोप है जिसके ढलान बोलते हैं हम, ओनली ढलान, ये वाला ओनली स्लोप। तो स्लोप के लिए अलग से फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है? स्लोप के लिए ओनली फॉर स्लोप, ठीक। ढलान का अंतःखंड या जो भी, जैसे मान लो तुम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये होता है हमारे पास स्लोप के लिए। अब इसमें m क्या है? m होती है बेसिकली, ये होता है m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, और जो c होता है वो सी या सी वाई जो भी है, सी वाई माइनस अंतःखंड इनको बोलते हैं हम यार, अंतःखंड क्या हिंदी में, इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। जहाँ पे ये काटता है, जहाँ पे इसको कट करता है लाइन को, बताऊंगा अभी। एक इस तरह से लाइन होती है हमारे पास, ये होता है वाई, ये होता है माइनस वाई, ये होता है एक्स, और ये होता है माइनस के एक्स। अब आप इसमें देखो, इसमें बहुत सारी लाइन, इसमें पॉइंट्स होते हैं, इसमें भी पॉइंट्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, आपने ज़रूर ज़रूर पढ़ा होगा, ये ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ के आए होंगे। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ ऐसे बन जाता है सी। ये ढलान देखते हैं, ढलान कैसे चेक करते हैं वो इसमें पता चलता है, ठीक है। अभी जब सवाल करेंगे तब बताएंगे, बस सूत्र लिखते चलें, समझते चले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। मिट जाए यार, इतना समय नहीं है, ठीक है। आगे अब हमारे पास दूसरा है, इसके अलावा, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? आते हैं सॉल्यूशंस के टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें हम सॉल्यूशंस निकालना होता है, वो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो। एक होता है कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन का, और एक होता है पैरेलल सॉल्यूशंस का, एक होता है जिसमें हमारे बहुत सारे इंटरसेप्ट्स, क्या होते हैं वो, हिंदी में बोलते हैं उनको समपाती रेखाओं का। तो पहले बना देते हैं, बाद में बात करेंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ये किसके लिए होता है? ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और जिसमें कोई सॉल्यूशन ना हो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक। इसका होता है नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ठीक। एक ये कुछ ये होते हैं। अब इसी में ही और भी थोड़े से और फॉर्मूलाज है, बस हो गया है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं है और कुछ। ऐसे ऐसे नहीं करता यार, ये तो गंदा सा लग रहा है बहुत, मार्कर बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सह लेना बच्चों, देख लेना, बस सह लेना तुम। ये एक दूसरे के होते हैं पैरेलल, ये वाले जिसमें नो सॉल्यूशन है, जब ही तो होगा। अब देखो, जब ये एक दूसरे के पैरेलल है इसीलिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं। मान लो आपने दो लाइंस खींची है ऐसे, ये एक दूसरे के साथ ऐसी चलती जा रही है परमानेंट, अरे मिट जा, ऐसे खींची आपने दो लाइन, ये परमानेंट ऐसे चलती जा रही है सीधी सीधी दिशा में, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को, कहीं पे काट नहीं रही है, प्रतिषेध नहीं कर रही है। तो इनका कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा, हल निकलेगा क्या इनका? मान लो ऐसे हमारे पास एक बना हुआ डायग्राम और यहाँ से एक लाइन गई है ऐसे करके, और वो ऐसे ही जा रही है, ऐसे ही जा रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई है, ये एक्स है और ये माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है? इन्फिनाइट सॉल्यूशन में क्या है कि लगातार लगातार इसके इतने सारे सॉल्यूशंस है। ये होती है संपाती रेखा, ये एक दूसरे पर डिपेंड होती है,
ये एक दूसरे पर डिपेंड होती है। कैसे? ये अलग अलग जगहों पे एक दूसरे को काट रही होती है। इसको कैसे बताऊं? ये एक दूसरे को अलग अलग जगहों पे काट रही होती है। ये है अलग अलग जगहों पे एक दूसरे को काट रही होती है। ठीक। तीसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन। पहला मतलब जो भी है बेसिक तो वही है ना। इसका होता है केवल एक सॉल्यूशन। ये केवल एक जगह पे काटता है और कहीं नहीं काटेगा, केवल एक जगह पे। ये लाइंस केवल एक जगह पे कट करती है, उसके अलावा और कहीं पर कट नहीं करती। इसलिए इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक। बस कच्चा कच्चा समझ लो। अब इसके बाद मिट जा भाई, मिट जा, मिट जाइए ना प्लीज। एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट, पानी पी लूँ मैं थोड़ा। हाँ तो अब आगे, सॉरी मैं थोड़ा पानी पी रहा था। अब हम इसमें एक दो फॉर्मूलाज हो रहा है, उसके बाद हम इसमें आगे फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अब आता है प्रतिस्थापन विधि। कुछ विधि हैं, कुछ मेथड्स हैं। जब हमारे पास इक्वेशंस दी होते हैं, उनको सोल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो उसमें एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके। एंड सेकंड वन, दूसरा होता है एलिमिनेशन। क्या होता है भैया? क्या है ये सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, और इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन। मेथड मतलब विधि, ये तो पता ही होगा, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये दो तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। बस ये कुछ क्वेश्चन है। अब ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी थी बस। और आपको क्या याद रखना? अगर एक मोटी मोटी चीज़ है, एक और बता दूं मैं आपको, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तू सफर मेरा, यहाँ देखते हैं। आप बस ये मोटा मोटा देख लो, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो रह जाएगा। ये देखो, ये भी बता रहा था ना अब तक मैं, ये y है, ये माइनस वाई है, ये x है, ये माइनस x है। ये देखो, ये जा रहा है प्लस में, ठीक है, ये जा रहा है प्लस में, ये वाली जा रही है साइड माइनस में, ये वाली साइड जा रही है माइनस में। इनको चतुर्थांश बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है। अब ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। समझना क्या है? समझना ये है कि ये जो x है ये प्लस वाला है, तो हमेशा जब हम ऐसे काउंट करेंगे ना, हमारे पास मान लो दो नंबर लिखे हैं, अलग अलग समीकरण दी है, उसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं अलग अलग, और हमसे पूछ लिया कि बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है। तो उनको कैसे करते हैं वो मैं आपको इसमें पूरा समझा देता हूँ। तो पहले जैसे ये x है, तो हमेशा जो पहले नंबर लिखा होता है वो हमेशा, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, ये याद आ गया मुझे अचानक से। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो कैसे होगा? जैसे ये वाला हमेशा ये होता है पहले प्लस, ये वाला प्लस है इसलिए प्लस, और ये भी प्लस है तो प्लस। याद रखो, जैसे पहले वाला x प्लस है तो प्लस लिखा, y प्लस है तो प्लस लिखा, इस यहाँ पे ये प्लस था तो इसलिए, और ये प्लस था तो इसलिए। अब यहाँ पे x माइनस है इसलिए पहला तो होगा माइनस, एंड सेकंड प्लस है y, तो ये होगा प्लस, माइनस प्लस। समझने की चीज़ है, बस नॉर्मल सी चीज़ है कि x को प्रायोरिटी देनी है पहले। जब भी हम ऐसे कुछ बनाएंगे तो उसमें x y में से x को पहले प्रायोरिटी देनी है। भुज और कोटि होता है ना, तो पहले ये जो x है, भुज भुजा, इसको कोट वो देंगे पहले प्रायोरिटी, ठीक है ना, कोटि को बाद में प्रायोरिटी देंगे। तो अब यहाँ पे x माइनस है और ये y भी माइनस है, तो दोनों ही माइनस माइनस आ जाएंगे,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x तो प्लस है और y माइनस, तो ये ऐसे होगा। ठीक है ना, इजी, आसान है ना समझना, सिंपल। ये चीज़ें ऐसे, जैसे मान लो आपके पास लिखा -6 और 5, और दूसरा लिखा हुआ है -3 -2, और तीसरा लिखा है 2 + 2। बताओ। तो अब हमारे से पूछ लिया कि आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में और ये किस क्वाड्रेंट में। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये वाला किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो -6 और 5 कहाँ पर है, -6 आपको चेक करना है, -6 कहाँ पर हो सकता है, और प्लस माइनस प्लस कहाँ पर है। तो माइनस प्लस यहाँ पर है, यहाँ माइनस प्लस है, तो इसलिए आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। सिंपल है ना। अब ये वाला देखो, इसमें माइनस, ये भी माइनस, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि दोनों में माइनस कब होते हैं, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये तीसरे चतुर्थांश में है। दोनों में प्लस कब होते हैं, जब वो कहाँ हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, पहले चतुर्थांश में हो। अगला अगर ऐसे पूछ ले आपसे कि 6 -4, बस आपको ये चेक करना है कि ये ऐसा जो फॉर्मेट है वो कब बनता है। तो 6 प्लस के ये रहे और माइनस के 4 ये रहे, तो यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, चतुर्थ चतुर्थांश। सिंपल, ये चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चंस की तरफ बिना समय गवाए। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, हम इसको सोल्व करेंगे और इसी के थ्रू हम समझेंगे सारी चीज़ें, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। 20 क्वेश्चंस है, फटाफट कर लेते हैं, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11। नो सॉल्यूशंस के लिए बताना है। अभी बताया था मैंने आपको, जब भी कोई नो सॉल्यूशंस की बात होगी तो नो सॉल्यूशंस में क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके बराबर नहीं होता। अब यहाँ हम पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशंस के बाद हम इसे सोल्व करेंगे। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास 4x - 3y = 9 है, सेकंड क्या है 2x + ky = 11। यहाँ से देखोगे तो a1 बराबर कितना है 4, b1 बराबर कितना है 3 एंड c1 बराबर कितना है 9। दूसरी तरफ a2 बराबर है 2, b2 बराबर है k एंड c2 बराबर है 11। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो हम इसको लिखेंगे सिंपल, इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे बाय पुटिंग दिस इक्वेशन या बाय पुटिंग द वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मेट। ऐसे करके आप लिखना एग्जाम में और इसमें रख देना। तो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2 बराबर, b1 कितना है 3, तो b2 कितना है k। अब c1 कितना है 9 और c2 कितना है 11। ये इसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। वो तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको इसके बराबर इसे बनाना है। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो 4 है ये 2 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। या तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो डायरेक्ट, आप केवल इस पोर्शन को ले सकते हो बाई टेकिंग दिस पोर्शन अलोन, लाइक 4/2 = 3/k क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये नीचे भी आ सकता है। आप जैसे चाहे वैसे कर लो, इसको काट लेना, तो ये k इधर चला जाएगा, k = 3/2 और k बिकम्स 1.5। कितना हो जाएगा 1.5। तो जब k की वैल्यू 1.5 आ जाएगी, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब k की वैल्यू 1.5 आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/2 = 3/1.5 = 9/11। तो ये इसके बराबर तो है, लेकिन क्या इसके बराबर है, नहीं है ना। इसके बराबर ये कैसे है, देखो जो रेशो इन दोनों का है वही रेशो इन दोनों का है, लेकिन इन दोनों का वो रेशो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये बराबर है, ये नहीं है। तो के की वो वैल्यू है 1.5, के = 1.5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, ये नंबर लिखा है, एंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बताने हैं आपको। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशंस। आपको पता है, मैंने भी बताया, इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए ये होता है। फटाफट करते हैं भाई, करो। हमारे पास a1 क्या है,
इक्वेशंस देखो, इक्वेशन में a1 है 3, ठीक है, b1 क्या है y, या 1 कर कह सकते हैं इसको, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट कैन बी 1, कुछ नहीं है ना 1 y के पास में, तो c1 कितना है 1। ओके, अब यहाँ से a2 देखेंगे, a2 कितना है हमारे पास, तो a2 है 2k-1। यहाँ से b2 देखेंगे, b2 चेक करेंगे, b2 कितना है k-1। यहाँ से c2 चेक करेंगे, c2 कितना है 2k+1। ओके, अब इसको इसके बराबर रख दो, तो 3/2k-1 इज इक्वल टू b कितना है 1 अपॉन b यहाँ पे कितना है k-1 इज इक्वल टू c1 कितना है 1 और c2 कितना है 2k+1। समझ में आ रहा है ना जो भी मैं बता रहा हूँ। अब इन दोनों में से दो दो को बराबर ले लो, पहले इनको फिर बाद में इनको, समझ रहे हो। इक्वेशन सोल्व तो ऐसे ही करते हैं ना, इक्वेशन सोल्व करना तो आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। चलो इसको रख के देखते हैं पहले, तो हम इसको इसके बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, 2k-1। यहाँ से क्या होगा, इसको उस तरफ ले जाओ चाहे इसको इस तरफ ले आओ, कैसे भी कर सकते हैं हम, तो 3k-2k इज इक्वल टू 3-1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1k, 1k हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो k बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, k बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे रख के देख लो, सेम वैल्यू आती है तो वेरीफाई हो जाएगा। 2k+1 इज इक्वल टू k-1 हो गया। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k-k इज इक्वल टू ये 1 -k 2 हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटा देगा तो कितना बचेगा k इज इक्वल टू 2। तो सिंपल है, अब माइनस प्लस का इसमें कोई लोचा नहीं है। के बराबर अगर हम 2 रखेंगे, के बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो ये इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्या हो सकता है ऐसा, रख के देखें, ट्राई करते हैं। ओके, गो फॉर इट। 3 2 दूनी 4 में से एक गया 3, एक 3 में से एक गया, 2 में से एक गया 1, ठीक, यहाँ पे भी 1 2 दूनी 4, 4 में से एक गया, 4 और 1 5। ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे। हम्म यहाँ बचा के, और ये इधर जाएगा तो -k2, तो k इज इक्वल टू -k2 +k2 या -k2। कुछ गड़बड़ है क्या, सवाल में कुछ गड़बड़ है, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, डर क्यों लग रहा है। तो ये होगा 2k-1 सही है, k-1 सही है, और 2k+1 भी सही है। हम्म अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये इस तरफ आएगा, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3 बचा, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं बनेगा। c बराबर कितना है, c बराबर यहाँ पर 1 है, तो ये माइनस का 1 हुआ, तब भी ऐसा नहीं होगा। और पूछा क्या है इसने, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और वो मैनी सॉल्यूशंस के लिए तो इक्वल होने चाहिए ये, जो कि ये दोनों तो हो पा रहे हैं इक्वल, ये दोनों तो हो गए एक दूसरे के बराबर। एक मिनट, थोड़ा कुछ लोचा हो गया मुझसे, सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम आई थिंक, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है कैलकुलेशन करने में। एक बार देख लेते हैं, 2k+1 हो गया, और k-1 सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसको देखते हैं, 3k-3 2k-1, यहाँ से ये इधर आया माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये 1k बचेगा, और k बिकम्स 2, k की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ तक तो दोनों सही है ये।
अच्छा चलो इसको अभी बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है कि या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना ही है, हालांकि सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सही तरीके से, आपको ऐसी ही अप्रोच लगानी है, कोई ज़्यादा अलग तरीके की अप्रोच नहीं लगानी है, बिल्कुल ऐसी ही अप्रोच लगानी है आपको, घबराने की बात नहीं है। एक्स वाई और के वन टू के प्लस वन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मुझसे कुछ क्वेश्चन रखने में गड़बड़ हो गई है कुछ। टू के प्लस वन इज इक्वल टू के माइनस वन, ये इधर जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस टू, या फिर इसको यहाँ रख लेंगे, वहाँ रख लेंगे, माइनस का टू हुआ। माइनस का टू रख के भी तो नहीं आएगा। माइनस टू माइनस थ्री माइनस दो दूनी चार, चार और एक पाँच, 3/5 नहीं हो पाएगा। एंड देन दो दूनी चार हो गया, 3 नहीं हो पाएगा। ये कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई, इसमें देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल टाइम खा गया हमारा बहुत ज़्यादा। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके, अब ये जो है ना सब्सटीट्यूशन मेथड करना है इसमें हमें। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, लाइक किसी की नकल करना। सब्सटीट्यूट मतलब किसी की नकल करना, कोई चीज़ है उसके बदले में कुछ और दिखाना। जैसे मैं वाई को एक्स मान लूँ, ये इसका सब्सटीट्यूट बन गया अब। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट का हिंदी में मीनिंग प्रतिस्थापन तो है, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट यानी कि नकल, हिंदी में इसको बोलते हैं नकल। ठीक है, तो एक तरह से नकल करना। अब कैसे होगा वो देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है। इसको हमें सोल्व करना है इस सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल है भाई, लिखेंगे हम इसको ऐसे, x इज इक्वल टू, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से, और दूसरा भी है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई कर लेंगे। दिस इज आर इक्वेशन 1। ये हमारी हो जाएगी समीकरण एक, या इक्वेशन एक, इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। ठीक, ये हो जाएगी। अब यहाँ से ये जो x की वैल्यू है, इसको हमने पहले माना 1, इसको माना 2, और इसको मानेंगे हम 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। ये तीसरी मान ली, ये पहली दूसरी तीसरी। अब इसको क्या करना है, जो इक्वेशन 3 है इसकी जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन 1 में रख देनी है। तो यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1। सिंपल है, कर दो भाई, क्या करना है इसमें, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे, बिकम्स 2y, और ये जो 4 है ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में, 14 माइनस 4 बिकम्स 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ गया ना। ये इसको काट देगा, 2 5 10, 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू नहीं आ सकती हमारे पास। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो बाय पुटिंग y's वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, या फिर हम कह सकते हैं कि समीकरण, इस बार हिंदी में लिख देते हैं हम, समीकरण या 2 में y का मान रखने पर, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू द इक्वेशन 2, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रख दो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 बिकम्स हो जाएगा भैया ये 4 प्लस 5 बराबर x बराबर 9। तो दोनों की वैल्यू आ गई ना, आपका आंसर हल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है एक तरह से एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि इसमें से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, उसको, उसका विनाश कर देंगे हम, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमने सॉल्यूशन डाला और ये हमने क्वेश्चन सोल्व करना चालू करा, और कुछ नहीं है बस। इसमें अब एलिमिनेट करेंगे हम, कैसे करते हैं एलिमिनेट, देखो सबसे पहले हम वैल्यूज चेक करते हैं अपनी, जो ज़्यादा नज़दीक हो उसको उड़ा दो, ख़त्म कर दो। ये देखो ये प्राइम नंबर्स में आते हैं, ये प्राइम नंबर्स में नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपेटिबल है, तो आप इसको एक दूसरे के बराबर बना के इसको एलिमिनेट कर दो वाई को। तो क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाई
स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इक्वेशन 2। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर करके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है ना। पर एक एक स्टेप करके लिखोगे तो सही रहेगा। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा गुना करने पर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। हो गया। अब ये जो इक्वेशन हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी इक्वेशन 4, नई इक्वेशन बन गई हमारी कुछ। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे हम, एक नया स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन, या फिर ऐसे लिख लेना, हिंदी में ऐसे लिख लेना कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक, तो इसको काट दो भैया, यहाँ से कर लो, आगे हल करेंगे हम इसको। तो आगे लिख के करना हल आप, एग्जाम में ऐसे ही हल करना आप इसको, नंबर मिलेंगे भैया आपको अच्छे। ये लिखेंगे आप 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये आप इसको, अब आप इसको ऐड करेंगे या घटाएंगे। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर आप इसको घटाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें तो इन्हें एलिमिनेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बाय ऐड, नो डिफरेंशिएट बट ऐड करेंगे हम इनको बाय एडिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4। इसको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। जब ये 7x हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/7। जब ये काटेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन होगा, नेक्स्ट हमारा पास नेक्स्ट स्टेप होगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इंटू, या एक्सेस वैल्यू इंटू इक्वेशन 1, 1 2 किसी में भी रख लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, नहीं 4 इंटू तो y है, सिंपल ही रहेगा वो तो, इज इक्वल टू 10। तो 3 टू 6, ये होगा 4y, 6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। अब ये देखो तो 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1। x और y दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है जैसे मैंने आपको बताए थे, वो थोड़ा अभी मैंने लास्ट में रखे हैं। पहले हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत 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 बार आए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको नोट कर लेना भैया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये मैंने एग्ज़ाम से ही उठाए हैं, जो एग्जाम पेपर्स है वहाँ से ही लिया है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू? इनकी एज बतानी है। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है? ये दोनों वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल दिए हुए हैं अलग अलग। तो अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस तरह से इसको सोल्व करते हैं, तो चलो करते हैं भैया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, नूरी है तो हमने नूरी को, और दूसरा है सोनू, नूरी को माना x और सोनू को माना y। एक्स वाई का ही तो गेम है। तो अब क्या है, 5 साल पहले, तो ये तो अभी की है ना, तो ये हमने लिखा करंट एज। क्या है ये, करंट एज किसकी है, नूरी और सोनू की। x और y है तो 5 साल पहले नूरी की आयु, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो क्या होगा, नूरी को 5 साल पहले ले जाओ, अभी कितनी है x, अब से 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। ओके, क्या थी इसकी आयु भैया, क्या थी इसकी एज, तो ये थी 3 गुना, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जितनी आयु सोनू की थी कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो सोनू भी तो 5 साल पहले ही जाएगा, तो सोनू भी चल भाई 5 साल पहले। लेकिन इसकी आयु की, इसकी एज की थ्राइस थी, 3 गुना थी, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा समीकरण बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद। सेकंड, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अभी इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस 15। और सोल्व करेंगे तो बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, माइनस के 10, ऑब्वियस सी बात है, माइनस के 10। ये बनेगी इक्वेशन 1। हो गया। अब ये जब पहला पार्ट था, ये तो पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट पे आएंगे। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पहले इन्हें 10 साल बाद ले जाना होगा, तो x+10। अब इसको सोनू को भी ले जाना होगा 10 साल बाद, चल भाई तू भी 10 साल बाद, कर दी हमने 10 साल प्लस। ठीक है, अभी भी नूरी जो है इसकी एज की ट्वाइस है, 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। अब फिर से इक्वेशन बनेगी x+10 = 2y+20। फिर से हमें वही करना होगा जो अभी हमने किया था पीछे। ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास, अब इनको हल कर दो, कुछ बचा थोड़ी। अब इनकी वर्तमान आयु निकालने के लिए आपको एक्स वाई का मान निकालना है, तो आप विलोपन मेथड लगाओ, जो आपका एलिमिनेशन मेथड है वो लगाओ आप। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, x-3y = -10। सेकंड वन, सेकंड क्या थी, x-2y = 10। कर दो यहाँ से, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस में से माइनस गया तो वाई बचा, ओनली वाई। यहाँ कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो वाई है, सोनू जो भाई है हमारे, सोनू भाई की जो उम्र है वो 20 साल है। कितनी है, सोनू की उम्र है 20 ईयर्स अभी आज के टाइम में। अब जब हमें y की एज मिल गई है, तो किसी भी इक्वेशन में, पहली में या दूसरी में y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास नूरी की एज आ जाएगी। तो बाई पुटिंग वाइस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, y का मान इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा, x-3 × 20 बराबर -10। कितना हो जाएगा, x-60 = 10, वो भी माइनस के। यहाँ से x = होगा, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा ब्रिज के, प्लस हो जाएगा, प्लस वाले ज़्यादा है इसलिए माइनस वालों को घटा देंगे, प्लस के बचेंगे 50। तो हमारे पास नूरी की भी आ गई है भैया एज, 50 साल की है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये मेथड्स यूज़ करने हैं एग्जाम में। गॉट इट। चलो नेक्स्ट। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलो अनुकूल जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। थोड़ा टिपिकल है, हो सकता है पेपर में आ जाए। चलो कर लेते हैं भैया, टिपिकल सा क्वेश्चन करना तो है ही, बिना करे बात नहीं बनेगी। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसमें एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। ये है आपका वाटर फ्लोइंग हो रहा है, वाटर बह रहा है, और ये आपकी बोट है। ठीक है, इस बोट में आप बैठे हो कहीं, ठीक, और ये बोट इस तरफ जा रही है और पानी इस तरफ से ही आ रहा है, तो रफ्तार कम होगी, ज़्यादा घटेगी ना रफ्तार। और जब बोट इस तरफ जाएगी, वापस इस तरफ जाएगी, बोट की ही दिशा इस तरफ होगी, तो घटेगी या बढ़ेगी रफ्तार, बढ़ जाएगी। तो कहीं पे भी दोनों तरफ उसकी रफ्तार जो होगी वो एक जैसी नहीं रहेगी, दोनों तरफ घटती बढ़ती रहेगी। मीन्स टू से, एक तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास दो वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल तो हो गया बोट, भाई बोट चल रही है, सिंपल सी बात है। दूसरी चलती हुई चीज़ क्या है, स्ट्रीम। क्या है, स्ट्रीम, धारा। तो एक तो धारा चल रही है और दूसरी चल रही है नाव। तो भाई दो चीज़ें चल रही है, तो एक को हमने x मान लिया है और दूसरी को हमने y मान लिया है। इतना तो कर सकते हैं, बड़ी बात है क्या, छोटी बात है, बड़ी बात होती तो ऐसे थोड़ी ना। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मीन्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स ऐसे, x - y, ये है ऑपोजिट, और ये है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब अनुकूल, उसकी दिशा में, तो पावर बढ़ जाएगी उसकी, तेज चलेगी, और अगर अपोजिट जाएगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। ये है भाई, और कुछ नहीं है। तो धारा 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अब ये तो थोड़ा सा मैंने बताया ना अभी आपको कि थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देख लेते हैं भाई, 10 घंटे लगते हैं इसको टोटल, 30 किलोमीटर्स जब ये अनुकूल या वो सॉरी प्रतिकूल, जब ये अपस्ट्रीम जाती है तब x - y, और 44 किलोमीटर्स, 44 किलोमीटर्स तब जब ये अनुकूल जाती है, डाउनस्ट्रीम जाती है, तो x + y। टोटल इसको टाइम लगता है 10 आवर्स, 10 घंटे।
एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन इसने ये दी थी 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति गुल जाती है, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम x माइनस वाई। ओके, समझ गया। और 55 किलोमीटर जाती है ये डाउन स्ट्रीम, तो 55 बटे x प्लस वाई। गॉट इट। कितनी देर में जाएगी ये? 13 घंटे में। लो जी, अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इनको इक्वेशन बना के इनको हल कर लो। कैसे करेंगे भैया? बहुत बड़ा टास्क है, कैसे हल करेंगे? अच्छा, इसको ना हल करने का एक छोटा सा तरीका है। इसको मैं अपस्ट्रीम मान लूँ भाई, इसको मान लेता हूँ अपस्ट्रीम, और इसको मैं डाउनस्ट्रीम मान लूँ भाई। डायरेक्ट यू एंड डी लिख लूँ, यहाँ पे डायरेक्ट यू लिख लूँ और यहाँ पे डायरेक्ट डी लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, यू एंड डी लिख लिया। अब इसको हल करेंगे हम कैसे? 30u जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये d जो है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम, तो एलसीएम लेंगे तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर, सॉरी नोट एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मान लीजिए जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यही बनेगा ना, सेम टू सेम यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर जाएंगे तो ये इनके साथ गुना कर लेंगे, लेकिन हमें उस तरह से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका एग्जाम में। आ सकता है ये 6-7 नंबर में, 4-5 नंबर में आ सकता है, 6 में नहीं आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे इसको ऐसे। तो जब करेंगे 30d प्लस 44u अपॉन होगा डी यू इज इक्वल टू कितना है? 10। इसी की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 30d प्लस 44u इज इक्वल टू 10du। कोई शक? नहीं जी, कोई शक नहीं। चलो आगे दूसरे की करेंगे, अब इसकी करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, ये कौन सा कलर आ गया भाई, देख लो चलो अभी इसी से। 40d प्लस 55u इज इक्वल टू 13du। मुश्किल था? नॉर्मल है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, इतना तो इजी है, कर लिया है। अब इससे आगे क्या होगा? अब विलोपन मेथड जो था हमारा, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, वो लग सकता है इन दोनों पे। देखो ध्यान से, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, इन पे भी लग सकता है, ये एक दूसरे से कट सकते हैं। 12 पे मल्टीप्लाई करके अगर 120 बना दें इनको तो हो सकता है ये। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। बड़ा प्रोसेस है थोड़ा, करना तो है भाई, करना तो है। करोगे नहीं करोगे? अरे मिट जा भाई, सारा मिटा दे। कर लो, मिटा दो भैया। ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। ये है इक्वेशन 1 मान लो आप, और ये इक्वेशन 2 मान लो आप। तो हमने इनको बराबर करने के लिए, किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए बराबर करेंगे, तो वो जो मल्टीप्लाई इसमें होगी वो सारे में हो जाएगी। जैसे इसमें 4 होता चला जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ इसमें 3 होता चला जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, ये 120 से 120 खत्म, खत्म एकदम। ये हो जाएगा 176u और ये हो जाएगा 5165u माइनस होगा, ये बराबर इसकी गुना करेंगे तो 40 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, 40 एंड 30, डी यू से डी यू खत्म। इसको जब हम इसमें से घटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे? हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? ये थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको हम इधर लिख लेंगे। आ जाइए आप इधर। तो ये क्या होगा? 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, तो 11u इज इक्वल टू 1। ये बचा तो u इज इक्वल टू होगा 1/11। u इज इक्वल टू होगा 1/11। थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है वैसे तो, इसको मिटा देता हूँ मैं। प्लीज़ मिट जाओ, प्लीज़ मिट जाओ। मेरी मशीन थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रही है आज, आई डोंट नो क्यों। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई है, u है हमारे पास 1/11। कोई शक? चलो, u मिल गया है तो u की वैल्यू हम रख सकते हैं कहाँ? हम किसी पहली इक्वेशन में रख सकते हैं u की वैल्यू, जैसे 30d प्लस 44 इंटू 1/u।
या 1/11 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से इसको 10 du भी कह सकते हैं हम, या इसको लिख सकते हैं हम 10d/11। ये इसको काट देगा 4 टाइम्स, फिनिश कर देगा इसको, ये इधर चला जाएगा, ये यहीं रहेगा। 4 इज इक्वल टू होगा 30d-10d/11। ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 44। अब इससे कोई मतलब नहीं है। ये कितना बचेगा, ये इसको काट देगा तो कितना बचेगा भाई, 20d। अरे मिटना, ये बचेगा हमारे पास, ये इसने परेशान कर दिया मुझे बिल्कुल। 20d, तो d हो जाएगा 44/20 इज इक्वल टू d। क्या कर रहा है, इसको काट लो, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ख़त्म। 11/4, सॉरी 11/5 नॉट 4 इज इक्वल टू d। बड़ा प्रोसेस है थोड़ा, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको बड़ी लग रही है। ये इतनी बड़ी है नहीं, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है इनकी, इतने ज़्यादा समय नहीं लगता। अब d और u हमारे पास आ गए। हमने d को क्या माना था, एक अलग पेज पे करें क्या, अलग पेज पे करें क्या हम इनको? चलो अलग पेज पे करते हैं, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब हमारे पास u आ चुका है 1/11 एंड d आ चुका है हमारे पास 11/5। u क्या था, x माइनस वाई, और ये क्या था, x प्लस वाई, d जो था। तो ये है हमारे पास 1/11 और ये है हमारे पास 11/5। अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी होती है x और y की, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका अभी कोई रोल नहीं है, प्लीज़ आप मिट जाइए। ये एक तो आज ये बहुत बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, चलने में बहुत गड़बड़ कर रहा है। प्लीज़ गो अहेड। मिट गया है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से इसको हमेशा ऐसे निकालते हैं, जैसे x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू दी हो, कुछ भी दी हो, जैसे 6 और 4 दिया हुआ है, तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इनको जोड़ के इनका 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10/2 तो x आ जाता है 5। और अगर y निकालना हो तो घटा के 2/2 तो y आ जाएगा हमारे पास 1। सेम इसी तरह से अब इनको करेंगे x और y निकालने के लिए। पहले जोड़ेंगे 11 प्लस 11/5, तो ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 11 126/55 बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करना होगा तो 2 6, तो ये हो जाएगा इतना। और दूसरे को डिवाइड करेंगे तो वो कितना होगा, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 5, ये 126, तो 121/55, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई इसको हमें करना होगा, तो ये 110 हो जाएगा, तो 121/110, दिस इज वाई। ये ऐसे होता है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, मैं बोला था स्टार्टिंग में मैंने कि टाइम खा जाएगा, तो टाइम खा ही गया ये हमारा, ऐसी बात नहीं है, टाइम खाया इसने हमारा बहुत। तो चलो आगे चलते हैं भाई। एक आयत दिया हुआ है ए बी सी डी में, लंबाई एक्स प्लस वाई और चौड़ाई एक्स माइनस वाई है। परिमाप दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो एक्स और वाई का ज्ञात करो। क्या है भैया, रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, लेंथ है एक्स प्लस वाई, ब्रेथ दी हुई है एक्स माइनस वाई, पेरीमीटर 36 और लेंथ है 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि हमारे पास रेक्टेंगल ऐसा होता है, लेंथ है इसकी एक्स प्लस वाई, ओके, और इसकी ब्रेथ कितनी है, एक्स माइनस वाई, कितनी है, एक्स माइनस वाई, ये है एक्स माइनस वाई। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, ये होता है इसका पेरीमीटर। गिवन है 36, एल हमने कुछ और लिया है, बी कुछ और लिया है, आपस में जुड़ेंगे तो जोड़ दो इनको। जब हम इनको जोड़ेंगे 2x + y + x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, ये जुड़ना ही है, तो ये कटेगा,
ये हो जाएगा 2x, 2x इंटू 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 36, 4x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये आ गया 9, x आ गया हमारे पास 9। तो अब हमें y और x और लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पे गिवन है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ये वाली जो साइड है इससे 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 4, ये इससे 4 सेंटीमीटर अधिक है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हमें x की वैल्यू पता लग गई है, कितनी थी 9, तो यहाँ पे रख देंगे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई प्लस 4, आपस में जुड़ेगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, जब हम इसको काट देंगे ये इधर जाएगा 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 9 माइनस 2 बिकम 7 और 9 प्लस 2 11। जब यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो डिफरेंस 4 का आना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा हुआ है कि लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ, तो ये वेरीफाई कर रहा है। दैट्स आवर आंसर, x एंड y इज इक्वल टू आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है ना। अ सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। दो अंकों की एक संख्या बना लो पहले, एक संख्या के अंकों का योग। आपको पता है कि दो अंकों की संख्या क्या होती है, ये होती है 10x प्लस वाई, जैसे 50 प्लस 5 बराबर 55। ठीक, होती तो ऐसे है, लेकिन हम उसे एक्स वाई के रूप में नहीं लिख सकते, वो दो अंकों की नहीं हो सकती, वेरिएबल को अलग ही मानना पड़ता है। तो अब ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है 9। ठीक है, ये गिवन है, दिस इज गिवन ऑलरेडी। ठीक है, चलो मान लिया। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इस संख्या का 9 गुना, अभी हमारे पास ये संख्या है, ये ही तो है संख्या, ये तो इसका योग है, अंकों का योग। तो इसको उल्टेंगे, ये पहले इक्वेशन 1 रखेंगे। अब ये है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, ठीक है, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर हम इसके अंक पलटेंगे, ये अंक अगर हम इसके पलटने हो तो कैसे कैसे पलटेंगे आप इसके अंक। मान लो 56 लिखा हुआ है, तो 6 को इधर 5 को इधर लाएंगे तो 60 प्लस 5 हो जाएगा। पहले 50 प्लस 6 था, तो ऐसे पलटते हैं ना, तो यहाँ पे पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो ये इसके 2 गुने के बराबर है। सिंपल। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. That's it. We got it. Okay. Next, what we have to do? Next, just we have to do calculate. Like इसको यहाँ पे multiply करेंगे 90x plus 9y. This one will come 20y plus 2x. अब ओहो यार, ये कलर ना सोचता हूँ कि अच्छा रहेगा, पर अजीब सा लगने लगता है ये वाला कलर। इसी को ले लेते भाई, वाइट चला लेंगे हम तो। यहाँ से जो एक जैसे नंबर उनको अलग रखेंगे, जो दूसरे टाइप के नंबर उनको अलग कर देंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देंगे उनको। तो ये वाला x एक तरफ रहेगा, y एक तरफ रहेगा। दिस विल बिकम 88x, 88x। ओके, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, 90 में से 2 गए 88 बचे भाई। ये वाला होगा अब 11y। होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 20 में से 9 गए 11 बचेंगे। अब ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन है तो मल्टीप्लाई में, तो ब्रिज के अनुसार ये गुना में है तो भाग में चले जाएंगे। लाइक x अपॉन वाई, ये x यहीं रहेगा, y इसके नीचे आ जाएगा, 11 यहीं रहेगा, 88 इसके नीचे चला जाएगा, 1/8 हो जाएगा। x और y हमारे पास आ गए 1 and 8। क्या ये वेरीफाई कर रहे हैं? बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 गिवन है ऑलरेडी, और इन दोनों नंबरों को जोड़ के 8 प्लस 1 बराबर 9 ही बन रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। x और y की वैल्यू आ गई। ये कैसे हुआ? देखो, ये ऐसे हुआ, x अपॉन वाई है, बराबर होगा
11/88। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा आंसर आपका। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जांच करना है कि ये संगत है या असंगत है। इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हमें इसको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 में रखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। चलो ए कितना है हमारे पास 2, A1 है 2, ओके। A2 कितना है 4, ओके। B1 कितना है 3, ओके। B2 कितना है 6, ओके। C1 कितना है 5 एंड C2 कितना है 10। ये हमने रख लिया है। अब देख लेना मैं इनको डायरेक्ट रख रहा हूँ, कभी आप फिर ये कहें कि ये नहीं रखा। तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है। तो क्या ये कंसिस्टेंट होंगे या असंगत होंगे? कंसिस्टेंट तो ये संगत तो ये नहीं है। 1 मिनट का समय देंगे आप मुझे, 1 मिनट का बस। एक मिनट भी नहीं लगी मुझे। संगत है या असंगत है? ये इनके समान है, ये असंगत नहीं है, ये इनके समान है, संगत है। तो ये अनेक हल दे रहे हैं, तो ये कैसे होंगे? संपाती होंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इनको कि इनके अनेक हल होंगे और ये संगत है। अनेक हल होंगे। समय ज़्यादा हो गया है और मुझे अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इस क्लास को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, सीरीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम इसको। आप ध्यान रखना इसको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास इतनी समझ में आई होगी, आपकी इस क्लास ने बहुत मदद करी होगी। और आगे मैं अभी कल हम करते हैं नेक्स्ट, यहीं से क्लास करेंगे। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 11 हो चुके हैं और बस 11 हमारे पास क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही।